नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ललित। गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग शुभम। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। हम बात कर रहे थे एक्सपेंशन वाल्व की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विस्तार वाल्व। ठीक है, चलिए तो उसके बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और अगली क्लास से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। तो एक्सपेंशन वॉल्व के बारे में मैं आपको बता चुका था कि कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। और इसमें अगर इम्पोर्टेंट की हम बात करें तो हमारे जो स्टार्टिंग में जो शुरू में तीन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये तीनों वॉल्व हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें थोड़ा सा और पढ़ना होगा। आपका कैपिलरी ट्यूब होती है, आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व होता है, आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व होता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब को जिसे हम केसिका नली कहते हैं। अगर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की हम बात करें तो स्वतः विस्तार वाल्व, और तीसरा आपका होता है थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व। ये तीनों ही वाल्व आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा। इसमें से मैं कैपिलरी ट्यूब आपको क्या होती है बता चुका हूं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में जो स्पेसिफिकेशन इसकी होती है, ठीक है, तो इसे हम इसकी लेंथ और इसकी डाया के अकॉर्डिंग करते हैं, और इसकी लेंथ और डाया के अकॉर्डिंग ही कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इवेपोरेटर में होने वाले रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है इसे कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ आपका जो रेफ्रिजरेंट है इसके प्रेशर और टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। चलिए आज फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब आपका हो चुका है, तो आज पहले इसमें पढ़ेंगे हैंड एक्सपेंशन वाल्व। आज इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे हैंड एक्सपेंशन वॉल्व क्या होता है। तो बच्चे अगर हैंड एक्सपेंशन वॉल्व की हम बात करें, बहुत सिंपल सा है। जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, जो पानी की टैप होते हैं, जो पानी के नल लगे होते हैं, ठीक है, ये सेम उसी तरह का होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कोई वाटर लाइन है। ठीक है, वाटर पाइप लाइन है और इसमें कोई हाथ से खोलने और बंद करने वाला वाल्व लगा हुआ है, सेम उसी प्रकार का ये वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं हैंड एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड एक्सपेंशन वाल्व की। अगर इसकी हिंदी में हम बात करेंगे तो इसे कहा जाता है हैंड यानी कि हाथ विस्तार वाल्व, या सिंपल आपको हिंदी में भी लिखा दिख सकता है हैंड विस्तार वाल्व। ठीक है, तो इसमें अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो सिंपल इसका जो फिगर होता है, फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं कि ये किस तरह का दिखता है। तो बच्चे इस तरह का जो वाल्व होता है इसे ही हम कहते हैं हैंड एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, हैंड एक्सपेंशन वाल्व, हैंड एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, और इसे खोलने या बंद करने के लिए ऊपर इसके हैंडल लगा होगा, इसी से हम इसे खोल या बंद कर सकते हैं। तो इस तरह का वाल्व आपको जो दिखेगा इसे कहते हैं हैंड एक्सपेंशन वाल्व। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। Its construction is similar to a line valve and its operation is controlled by turning its taper spindle with hand। ठीक है, इसका निर्माण एक लाइन वाल्व के समान है, जैसे कि आपका सिंपल कोई पाइपलाइन में कोई वाल्व लगा होता है, जैसे आपके घर में टैप लगी हुई होंगी, सेम उसी तरह का ये वाल्व होता है। ठीक है, पानी को खोलने या बंद करने वाली जो नल होती है, जिसे आप टोटी भी बोल देते हो, ये सेम उसी तरह का होता है। इसका निर्माण एक लाइन वाल्व के समान है और इसके संचालन और इसकी पतला धुरी को हाथ से घुमाकर नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, its construction is similar to a line valve and its operation is controlled by turning its taper spindle with hand। तो ये जो आप देख रहे हो इसे हम क्या कर रहे हैं, टेपर्ड स्पिंडल, टेपर्ड स्पिंडल। ठीक है, इसे ही हम कह रहे हैं टेपर्ड स्पिंडल,
और ये इसकी नोज हो गई और ये वॉल्व सीट में बैठी हुई होती है। टेपर्ड स्पिंडल, इसे खोलने या बंद करने के लिए किसका हम इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर जो हैंडल लगा होगा इसे हैंड से खोल या हम बंद कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जो हैंड एक्सपेंशन वॉल्व है या सिंपल कोई एक्सपेंशन वॉल्व है ये कहां पर लगा हुआ होता है? तो आप सभी लोग जानते हो कि कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट निकल कर आता है ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। और इवेपोरेटर में फिर ये रेफ्रिजरेंट आपका एंटर करता है, तो आपका जो कंडेंसर होगा और आपका जो इवेपोरेटर होता है इसके बीच में लगा हुआ होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हैंड एक्सपेंशन वॉल्व या सिंपल कोई भी एक्सपेंशन वॉल्व है ये कहां पर लगा हुआ होगा, तो आप क्या बोलोगे? इधर आपका कंडेंसर हो जाता है और यहाँ पर आपका इवेपोरेटर होगा और ये लाइन आपकी होती है लिक्विड लाइन, और इसी में ही बीच में क्या लगे होते हैं? एक्सपेंशन वॉल्व लगे हुए होते हैं। इसी में ही बीच में क्या लगे होते हैं? एक्सपेंशन वॉल्व लगे हुए होते हैं। So its construction is similar to a line valve and its operation is controlled by turning its taper spindle with hand. इसका निर्माण एक लाइन वॉल्व के समान है और इसके संचालन को इसके पतला धुरी को हाथ से घुमाकर नियंत्रित किया जाता है। It is fitted in the liquid line just before evaporator for controlling the flow of liquid refrigerant to the evaporator. ठीक है, ये कहां पर लगा हुआ होता है? लिक्विड लाइन में लगा हुआ होता है। ये लिक्विड लाइन में लगा होता है। लिक्विड लाइन क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर से जो क्लास आपकी हुई है उन्हें रिवाइज करो, ठीक है। लिक्विड लाइन में आपको यहां पर भी बता चुका हूं कि लिक्विड लाइन क्या है। कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है वो वेपर की फॉर्म में एंटर करता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकलेगा और यह लगभग इवेपोरेटर तक लिक्विड ही रहता है और इवेपोरेटर में आने के बाद फिर से चेंज होता है, ये आपका वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आपके कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में ही लगा हुआ होता है, कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में ही लगा हुआ होता है एक्सपेंशन वॉल्व। बोलो भाई, कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में ही लगा हुआ होता है एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज फिटेड इन द लिक्विड लाइन just before evaporator for controlling the flow of liquid refrigerant to the evaporator. वाष्पीकरणकर्ता को तरल प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाष्पीकरणकर्ता के ठीक पहले से तरल लेखा में लगाया जाता है। एक इमेज मैंने आपको और दिखाई थी, जैसे कि सिंपल आप कैपिलरी ट्यूब के लिए देखोगे, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब कहां पर लगी हुई है? कैपिलरी ट्यूब आपकी लगी हुई है कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में, जो कि बेसिकली एक एक्सपेंशन वॉल्व है। सेम इसी तरह से आपका लगा हुआ होता है हैंड एक्सपेंशन वॉल्व, लेकिन डिफरेंस यहां पर क्या है? इस वॉल्व से जो आप प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हो, इस वॉल्व से आप जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कंट्रोल करना चाहते हो, ये आप बाय हैंड कर रहे हो, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या नहीं? बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आई है? इसमें कहीं डाउट है? अगर इसके यूज की बात करता है तो ये लास्ट की लाइन जो लिखी हुई है ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बताती है कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। हैंड वर्ड यहां पर जो लिखा हुआ है यही हमें बताता है कि इस वॉल्व से जो फ्लो का कंट्रोल हम कर रहे हैं, जो प्रेशर ड्रॉप हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये हम बाय हैंड करेंगे। इसी वजह से इसे हम कह रहे हैं हैंड एक्सपेंशन वॉल्व। तो लास्ट की लाइन देखिएगा, इट इज सेट टू सप्लाई रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट प्रॉपर प्रेशर टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन द इवेपोरेटर। यह वाष्पीकरणकर्ता में आवश्यक तापमान प्राप्त करने के लिए उचित दबाव पर तरल प्रशीतक की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन आजकल की हम बात करेंगे तो हैंड एक्सपेंशन वॉल्व आपके ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। अभी आपके जो वॉल्व यूज किए जा रहे हैं
ये आपके होते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, और दूसरा आपका होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रेशर ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए चलिए तो एक बार कुछ क्वेश्चन देखिएगा पहले आसान आसान से, फिर इसके बाद फिर से लौट कर इस पर आएंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है कंप्रेसर द्वारा, सी कहता है एक्सपेंशन वाल्व द्वारा, एक्सपेंशन वाल्व, बी कहता है कंडेंसर, और डी कहता है थर्मोस्टेट। जल्दी से बताओ मुझे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे इसमें, तो कंप्रेसर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कम, बिल्कुल सही होगा। रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग किया जाता है, एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग किया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड फॉर, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल द क्वांटिटी या फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेशन के दबाव को कम करने के लिए, जो प्रेशर है इसे कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए, और ऑप्शन डी कहता है ऑल, इन सभी चीजों के लिए एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो बच्चों क्या आंसर होगा?
चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। अगर एक एक्सपेंशन वॉल्व की हम बात करें, एक्सपेंशन वॉल्व जिसे हिंदी में हम कह रहे हैं विस्तार वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व जिसे हिंदी में हम कह रहे हैं विस्तार वॉल्व, तो इसका उपयोग जो रेफ्रिजरेंट है इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल किया जाता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। ये कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में रेफ्रिजरेंट आपका इवेपोरेटर में जाने वाला है, इसे कंट्रोल करने का जो काम करता है ये आपका एक्सपेंशन वाल्व करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर को कम करने का काम करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर को कम करने का भी काम करता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए अपना जो आंसर होने वाला है ये डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। इन सभी चीजों के लिए एक एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व संयोजित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व कहां पर लगा होता है। एक्सपेंशन वाल्व जो लगा होता है ये आपका कहां पर लगा होता है। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व आपका कहां पर लगा होता है। कंप्रेसर एवं कंडेंसर के मध्य, रिसीवर एवं इवेपोरेटर के मध्य, इवेपोरेटर एवं कंप्रेसर के मध्य, या ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलो भाई। वेरी गुड। देखिए अगर एक्सपेंशन वाल्व की हम बात करेंगे तो यहां पर कहीं आपका कंप्रेसर हो गया और ये आपका कंडेंसर हो गया, ठीक है। तो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में यहां पर तो नहीं होता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। अगला कहता है इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर के मध्य, यानी कि यहां पर लगा होता है, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। कहां पर लगा होता है, ये आपका लगा होता है ऑप्शन बी, रिसीवर एवं इवेपोरेटर के मध्य, ठीक है। कंडेंसर होगा फिर रिसीवर होगा, ठीक है। इसके कहीं बीच में यहां पर क्या लगा होता है, आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लिए अपना बी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपेंशन वाल्व का अन्य नेम है, ठीक है, अन्य नाम है। अदर नेम ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज, अदर नेम ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज, अदर नेम ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज। ऑप्शन ए कहता है मीटरिंग डिवाइस, मीटरिंग डिवाइस। ऑप्शन बी कहता है थ्रॉटलिंग डिवाइस, थ्रॉटलिंग डिवाइस। ऑप्शन सी कहता है रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइस, और ऑप्शन डी कहता है ऑल, उपरोक्त सभी। और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को ही जरूर मिल सकता है। अदर नेम ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व इज, एक्सपेंशन वाल्व का अन्य नाम है, मीटरिंग डिवाइस कहते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस भी से कहा जाता है, रेफ्रिजरेंट प्रवाह नियंत्रक युक्ति से कहा जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये सभी नाम इसी के होते हैं।
वेरी गुड। तो सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, और आपको याद भी रखना है ये कि बाकी ये सभी नाम भी किसके होते हैं? ये सभी नाम भी होते हैं आपके एक्सपेंशन वाल्व के। एक्सपेंशन वाल्व को कभी कभी थ्रोटलिंग डिवाइस कहते हैं जब हम थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की बात करते हैं। ठीक है, मेटरिंग डिवाइस क्योंकि ये करेक्ट क्वांटिटी में, करेक्ट अमाउंट में रेफ्रिजरेंट का फ्लो इवेपोरेटर में कराता है। और सी ऑप्शन तो कहता ही है रेफ्रिजरेंट प्रवाह नियंत्रक युक्ति। तो ए, बी और सी ये तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर डी होने वाला है। अगला देखिएगा, निम्न चित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित भाग का क्या नाम है? ठीक है, तो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक्स बताना है कि एक्स यहाँ पर क्या है। ऑप्शन ए कहता है एक्स यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है एक्स यहाँ पर ड्रायर है। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है, और ऑप्शन डी कहता है ये आपका रिसीवर है। बोलो भाई एक्स यहाँ पर क्या है? अरे बोलो, बड़ा जल्दी भूल जाते हो यार तुम लोग। क्यों भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? वेरी गुड अंकल। देखिए जो सबसे ऊपर आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, सबसे पहला तो ये आपका जो लगा हुआ है यहाँ पर कंप्रेसर है। इधर जो आपका लगा हुआ है ये आपका यहाँ पर क्या है? कंप्रेसर है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया कंडेंसर। अगर इसकी बात करोगे, ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है इवेपोरेटर। और इसकी अगर बात करोगे तो ये आपका है एक्सपेंशन वाल्व। तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इवेपोरेटर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट जो इवेपोरेटर में जाता है, रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर में जाता है तो आपको बताना है कि इसका प्रेशर, इसका प्रेशर जो होता है यह है हाई प्रेशर होता है या यह है लो प्रेशर होता है। इवेपोरेटर जब आपका रेफ्रिजरेंट जब आपका इवेपोरेटर में जाता है तो आपको बताना है कि इसका प्रेशर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, एट हाई प्रेशर या एट लो प्रेशर, इसका जो प्रेशर होता है, इसका जो दाब होता है, यह ज्यादा होता है या कम होता है। वेरी गुड बच्चे, अगर हम बात करेंगे कंडेंसर की, तो कंडेंसर में प्रेशर एंड टेम्परेचर ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऊपर आपका लगा होता है कंडेंसर और इधर आपका लगा होता है इवेपोरेटर। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्रेसर और इधर आपका लगा होता है एक्सपेंशन डिवाइस। ये आपका हो गया यहाँ पर कंडेंसर, यहाँ पर आपका लगा होता है इवेपोरेटर, ये आपका कंप्रेसर। तो अगर कंडेंसर की हम बात करेंगे, कंडेंसर में जो प्रेशर होता है
ये ज़्यादा होगा यानी कि हाई प्रेशर होता है। और अगर इवापोरेटर की हम बात करते हैं, इसमें आपका प्रेशर लो प्रेशर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जो होगा ये बी होने वाला है, एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब पर। एट लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेफ्रिजरेंट नियंत्रक युक्ति है। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइसेस आर। ऑप्शन ए कहता है कैपिलरी ट्यूब है, बी कहता है हैंड एक्सपेंशन वाल्व है, हैंड एक्सपेंशन वाल्व है, ऑप्शन सी कहता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है, और ऑप्शन डी कहता है ऑल यानी कि ये सभी हैं। रेफ्रिजरेंट नियंत्रक युक्ति हैं। ऑप्शन ए कहता है कैपिलरी ट्यूब, बी कहता है हैंड एक्सपेंशन वाल्व, सी कहता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, और डी कहता है ऑल ये सभी हैं। इसका तो आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। सबसे आसान क्वेश्चन है ये आज का। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोलो भाई सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो आज ही मैंने ये सारी चीज आपको बताई हैं, पिछली क्लास में भी बताई थी। ठीक है, तो बच्चे ये सभी जो हैं, ठीक है, अगर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब आपका पिछली क्लास में मैंने बताया था, हैंड एक्सपेंशन वाल्व आज मैंने आपको बताया, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व ये भी आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी पार्ट क्या है, बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। मैनुअली रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए युक्ति है। ठीक है, मैनुअली मैनुअली रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस आर। ऑप्शन ए कहता है हैंड एक्सपेंशन वॉल्व, हैंड एक्सपेंशन वॉल्व, बी कहता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, और सी कहता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व, और डी कहता है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, मैनुअली हम किस तरह से रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्तियां कौन सी हैं। बोलो भाई क्या आंसर होगा।
ठीक है, वेरी गुड। देखिए मैनुअली का मतलब यहाँ पर क्या है, बाय हैंड, यानी कि हम अपने आप से रेफ्रिजरेंट का फ्लो किस में कर सकते हैं, तो आपके ऑटोमेटिक और जो थर्मोस्टैटिक होते हैं, ठीक है, तो इसमें हैंड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे ये आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है, ठीक है। इसमें हम अपने आप से यानी कि बाय हैंड, ठीक है, ये हम यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने आपको हैंड एक्सपेंशन वाल्व दिखाया था, ठीक है, तो इसमें हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके घर में पानी का जो नल लगा होगा, इसमें आप बाय हैंड कंट्रोल करते हो पानी के फ्लो को। सेम इसी तरह से रेफ्रिजरेंट के फ्लो को यहाँ पर बाय हैंड कंट्रोल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना जो सही आंसर होगा ये होने वाला है हैंड एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैंड वॉल्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हैंड वॉल्व इज यूज्ड, हैंड वॉल्व इज यूज्ड नियत लोड, ठीक है, ये आपका होगा कांस्टेंट लोड, ये आपका लो लोड, ये आपका क्या है, मोर लोड, और ये आपका है चेंजिंग लोड। बोलो भाई। चलिए तो ये आपका होगा नियत लोड पर, कांस्टेंट लोड पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको फिगर दिखाया गया है, ठीक है, एक एक्सपेंशन वॉल्व का, आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। आपको एक फिगर दिख रहा होगा, तो आपको इसका नेम बताना है कि यह है आपका कौन सा वॉल्व है। आपको एक फिगर दिख रहा होगा, आपको इसका नेम बताना है कि यह है आपका कौन सा वॉल्व है। वेरी गुड। तो ये आपका कौन सा वॉल्व है, ये आपका ऑप्शन सी यानी कि हैंड एक्सपेंशन वॉल्व है। चलिए तो बाकी के वॉल्व कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। तो ये आपका पहला हो गया हैंड एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसे ही हम कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स के, इसके जो पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो बच्चे यहां से आपका रेफ्रिजरेंट इस वॉल्व के अंदर एंटर करता है और इसमें लगा हुआ है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मैं आपको बता ही चुका हूं, जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं इन्हें रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेनर का, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी निडल लगी हुई होती है और ये आपकी सीट होती है जिस पर जाकर ये वॉल्व बैठता है। ऊपर आपके इसके एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, बीच में इसके डायाफ्रागम लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये बाहर निकलता है। तो पेपर में इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका क्या नाम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा इसका नाम क्या होता है। एक क्वेश्चन देखिएगा इसी पर, ये क्वेश्चन देखिएगा, एक फिगर आपको दिख रहा है,
तो सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि यह आपका कौन सा वाल्व है। तो ये आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि यह आपका कौन सा वाल्व है। यह आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। फिर इसमें इस वाले पार्ट का नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखाया ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर स्ट्रेनर लगा हुआ है, यानी कि बी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका स्ट्रेनर लगा हुआ है तो बी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाला अभी मैंने जो आपको दिखाया इसके जो पार्ट्स हैं इसके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आपको फिगर वगैरह और जो बेसिक थ्योरी है वो याद रखनी है, उसी से ही अपना काम चल जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है, ये आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, ये डायाफ्रागम है, ये नीडल एंड सीट है। तो जितने भी पार्ट्स हैं एक बार इसे अच्छे से देख लेना है और बार बार आपको देखते रहना है ताकि आपको याद हो जाए और पेपर में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाओ। चलिए, तो बच्चे अगर हम डिफरेंस की बात करें हैंड एक्सपेंशन वाल्व की और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की, तो जैसा कि इसका नाम है ऑटोमेटिक, ठीक है, तो यहां पर जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है ये आप मैनुअली नहीं कराते हो। ठीक है, ये अपने आप से ही होता है। जितना प्रेशर इवेपोरेटर में होगा या जितना लोड इवेपोरेटर पर होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर अपने आप से ही रेफ्रिजरेंट का फ्लो हो जाता है। दिस इज ए वाल्व विच वर्क्स इन रेस्पॉन्स टू द प्रेशर चेंजेस इन द इवेपोरेटर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन लोड। ठीक है, यह एक वाल्व है जो लोड में वृद्धि या कमी के कारण वाष्पीकरणकर्ता में दबाव परिवर्तन के जवाब में काम करता है। ठीक है, इवेपोरेटर पर जितना लोड होगा उसमें जितना वेरिएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग यह अपने आप से ही, ठीक है, ऑटोमेटिकली रेफ्रिजरेंट का फ्लो करा देता है। इट मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट द वेरिंग लोड। ठीक है, देखिएगा जो आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है यहाँ पर लोड कैसा है, वेरिंग लोड है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे थे हैंड एक्सपेंशन वाल्व की, वहां पर जो लोड होता है जनरली कांस्टेंट होगा। आपने एक बार हैंड से वाल्व से होने वाले रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, फिर वो वही रहता है जब तक आप उसे अपने आप से चेंज नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर जितना लोड होगा इवेपोरेटर पर उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप से ही रेफ्रिजरेंट का फ्लो कराएगा। यह वाष्पीकरणकर्ता में प्रवाहित होने वाले शीतलक की मात्रा को नियंत्रित करने वाले वाष्पीकरणकर्ता पर अलग अलग लोड संचालन के दौरान निरंतर दबाव बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि जितना इवेपोरेटर पर लोड होगा, ठीक है, अगर लोड में वेरिएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग यह वाल्व आपका काम करेगा, जबकि हैंड एक्सपेंशन वाल्व में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर क्या करना होता है, वहां पर उसे मैनुअली सेट करना होता है, बाय हैंड उसे सेट करना होता है। ठीक है, ये हैंड एक्सपेंशन वाल्व का फिगर है जो आपको याद रखना है। अगला होता है आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व सबसे पहला इसका जो फिगर है ये आपको याद रखना है। ये आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। स्पेशली ये जो लगा हुआ है इसे हम कह रहे हैं डायाफ्रागम। ठीक है, ये जो लगी हुई है इसे हम कह रहे हैं पुश रॉड। ये आपकी वॉल्व सीट हो गई जिस पर जाकर वॉल्व बैठता है। ये आपकी क्या है, वॉल्व निडल है। ये आपका एडजस्टिंग स्टेम है। ठीक है, जहां से लिक्विड इनलेट होगा। चलिए, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये आपका होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होता है आपका, जहां पर बहुत ही इफेक्टिवली आपको प्रेशर चेंज के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट का फ्लो कराना होता है, वहां पर हम इसकी बात करते हैं। यह भी जो वाल्व होता है यह भी आपका ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व को थ्रॉटलिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, इट इज ए थ्रॉटलिंग डिवाइस विच वर्क्स ऑटोमेटिकली मेंटेनिंग करेक्ट एंड प्रॉपर लिक्विड फ्लो एज पर द डिक्टेट्स ऑफ द लोड ऑफ द इवेपोरेटर। अगर इसके इस्तेमाल किए जाने की हम बात करेंगे तो ये आपके
लो टेम्परेचर एप्लीकेशन और पैकेज टाइप एयर कंडीशनर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व आपके सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वाल्व्स हैं, ठीक है। और स्पेशली इनका जहां पर बहुत कम तापमान मेंटेन करके रखना होता है या पैकेज टाइप एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं, स्पेशली इनका यूज वहां पर किया जाता है। Thermostatic expansion valves are generally used with large refrigeration and air conditioning machinery. These are also used with low temperature application and in package type air conditioner. थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व आमतौर पर बड़े प्रशीतक और एयर कंडीशनिंग मशीनरी के साथ उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग निम्न तापमान अनुप्रयोग और पैकेज प्रकार के एयर कंडीशनर में भी किया जाता है, ठीक है। बाकी जो सभी वाल्व हमारे करते हैं, जो सभी हमारे एक्सपेंशन वाल्व करते हैं, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ प्रेशर को डिक्रीज कराते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कराते हैं, सेम फंक्शन इसका भी रहता है, ठीक है। बाकी वाल्व्स के जो फंक्शन होते हैं सेम फंक्शन इसके भी रहते हैं। टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर प्रेशर टू द इवेपोरेटर प्रेशर, ताप को कम करना और जितनी क्वांटिटी में हमें रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है उसकी सप्लाई को कराना, सेम फंक्शन रहते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के। चलिए नेक्स्ट क्या है, गैस फिल्टर या स्ट्रेनर, ठीक है। गैस फिल्टर या स्ट्रेनर, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इंप्योरिटीज आ गई हैं, इन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम गैस फिल्टर या स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है, गैस फिल्टर्स या स्ट्रेनर। Gas filters are made of very fine wire mesh surrounded by a metallic body. These are available in various shapes and design. The function of the filter is only to filter the refrigerant to remove foreign particles. ठीक है, इस लाइन को आपको फोकस करना है कि इनका जो मेन फंक्शन है, इनका जो मेन कार्य है वो क्या है। जो इंप्योरिटीज आ गई हैं, जो अशुद्धियां आ गई हैं, इनको हटाने के लिए विदेशी कणों से, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, विदेशी कण जो होते हैं, ये बेसिकली हमें बताते हैं कि इसमें अशुद्धियां आ गई हैं। अगर रेफ्रिजरेंट में अशुद्धियां आ गई हैं, इसे बोला जाता है फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। अशुद्धियां, इंप्योरिटीज, ऐसे वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इंप्योरिटीज, ऐसे वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें फिल्टर करने का जो काम करता है ये आपका होता है गैस फिल्टर या स्ट्रेनर। क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत सिंपल पूछेगा कि गैस फिल्टर या स्ट्रेनर का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं। तो इंप्योरिटीज जो आ गई हैं, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं रेफ्रिजरेंट में, जो कि अनवांटेड हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, धूल के कण हैं, इनका कोई योगदान नहीं है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट में। अगर ऐसी इंप्योरिटीज आ गई हैं, अगर ऐसी अशुद्धि आ गई हैं, अगर ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, इन्हें हटाने का जो काम करता है ये आपका गैस फिल्टर या स्ट्रेनर करता है। फिर इसके बाद हम बात करें ड्रायर, ठीक है। तो ड्रायर, जैसे कि इसका नाम है, ठीक है, ड्रायर। तो ड्रायर होता है अगर मॉइस्चर कंटेंट आ गया है, मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रायर का। अगर सिस्टम में मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट को हटाने का जो काम करता है ये आपका करता है ड्रायर। ड्रायर के बारे में इससे पहले भी मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूं, ठीक है। एक बार मैंने पूरा ड्रायर आपको पढ़ा रखा है, यहाँ पर भी ड्रायर के बारे में आप देख सकते हो। ड्रायर इज यूज्ड टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तरल प्रशीतन प्रणाली से नमी सामग्री को हटाने के लिए ड्रायर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कॉपर या ब्रास ये मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें बेसिकली जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भरा होता है ये सिलिका जेल होती है, ठीक है। सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, ड्रायर में इस्तेमाल किए जाते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपका हो गया ड्रायर। ड्रायर जो होते हैं ये बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है शील्ड ड्रायर और एक आपका इसमें होता है रीफिलेबल ड्रायर, ठीक है। शील्ड ड्रायर क्या है, एक बार यूनिट हमने बनाई, पूरा क्लोज कर देंगे, ठीक है। ए शील्ड ड्रायर इज परमानेंटली चार्ज विद सिलिका जेल, इन इट मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट इज यूज्ड विद शील्ड यूनिट, ठीक है। और रीफिलेबल, जैसे कि इसका नाम है रीफिलेबल, ठीक है, यानी कि ड्रायर को जब एक लंबे टाइम तक हम इस्तेमाल करते जाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसके अंदर जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भरा हुआ है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम चेंज कर सकते हैं जब इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज करने लगती है। लेकिन शील्ड ड्रायर जो होगा इसमें ऐसा नहीं हो सकता है।
तो एक आपका होता है सील्ड ड्रायर और एक आपका होता है रीफिलेबल। रीफिलेबल वर्ड का ही मतलब क्या है, जिसे फिर से फिल किया जा सकता है। बाकी ड्रायर क्या है मैं इससे पहले आपको डिटेल में पूरा बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो ये मेन पार्ट्स हैं आपके एक्सपेंशन डिवाइसेस में, और ये आपके हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया, ये आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो गया, ये आपका हैंड एक्सपेंशन वाल्व हो गया जिसे मैनुअली कंट्रोल करते हैं। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, एक बार इन्हें देख लीजिएगा, और बाकी अगली क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चे इस तरह के वर्ड जो यूज किए जाते हैं, अगर कहीं पर TXV लिखा हुआ है, ठीक है, या TEV लिखा हुआ है या TX लिखा हुआ है, तो ये किस वाल्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात करें वर्ड TXV या TEV या TV, इस तरह के वर्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये किस एक्सपेंशन वाल्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। TX, TXV कंट्रोल करता है, तो सबसे पहला TXV वर्ड है, TEV वर्ड है, TX वर्ड है, ये सभी जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ये किसके लिए किए जाते हैं, तो ये आपके थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के लिए, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के जो वर्ड हैं ये सभी आपके थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो TXV कंट्रोल करता है तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को, फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट, टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा के तापमान को, सक्शन प्रेशर को, और क्षमता को यानी कि कैपेसिटी। तो TXV जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, यह किस चीज को कंट्रोल करता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपके तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को कंट्रोल करता है, यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। अपना काम करने के लिए थर्मोस्टैटिक वाल्व कुछ पैरामीटर का प्रयोग करते हैं। ये पैरामीटर हैं तापमान और क्षमता, तापमान और प्रेशर, प्रेशर और क्षमता, तापमान, प्रेशर और क्षमता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होता है यह किस किस चीज को कंट्रोल करता है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होता है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होता है यह किन किन चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर को, प्रेशर एंड टेम्परेचर को। तो अपना काम करने के लिए थर्मोस्टैटिक वाल्व कुछ पैरामीटरों का प्रयोग करता है। ये पैरामीटर है तापमान और क्षमता, क्षमता को बोलते हैं कैपेसिटी, क्षमता को बोला जाता है कैपेसिटी, तो क्षमता नहीं है। प्रेशर और क्षमता, क्षमता नहीं है, क्षमता यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी कहता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए बी पार्ट आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू रेफ्रिजरेटरों में सबसे आम प्रयोग किए जाने वाले विस्तार वाल्व किस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो एक्सपेंशन वाल्व होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि ये आपकी होती है कैपिलरी ट्यूब। अगला क्वेश्चन कहता है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होते हैं इनमें जो एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, इनमें जो एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होते हैं इनमें आपका जो एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है ये आपका कौन सा होता है, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही आंसर होगा सी पार्ट बिल्कुल सही होगा। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है ये आपका क्या होता है, इसमें
कैपिलरी ट्यूब। चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। लास्ट में देखते हैं एक बार कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। तो आपको एक फिगर दिख रहा है और इस फिगर में एक पार्ट पर लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। तो आपको इसका नेम बताना है। आपको इस एक्स का नेम बताना है कि इस एक्स का नेम क्या रहने वाला है। ये स्ट्रेनर है, ये लिक्विड लाइन है, ये सक्शन लाइन है, या ये डिस्चार्ज लाइन है। एक्स यहाँ पर एक नेम लिखा गया है और आपको बताना है कि ये एक्स इसमें क्या है। व्हाट इज एक्स? आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको बताना है कि एक्स क्या है। आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको बताना है कि एक्स क्या है। चलिए, तो ये मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूं, अब आपको याद होना चाहिए। ये एक्स क्या है बेसिकली? ये एक्स है स्ट्रेनर। ये क्या है? ये है कैपिलरी ट्यूब। ये लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब। ये क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है इवेपोरेटर। और इधर क्या कहीं लगा होगा? इधर लगा होगा कंडेंसर। तो कैपिलरी ट्यूब से पहले क्या लगा होता है? स्ट्रेनर लगा होता है। तो ए पार्ट यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है। एक क्वेश्चन और देखिएगा। चलिए देखते हैं कितना आप फिगर्स को याद रख पाते हो, कितना आप इमेजेस को याद रख पाते हो। दिमाग में ज्यादा हलचल मचाने की जरूरत नहीं है। फिर से कहता हूं, क्वेश्चन बड़े सीधे आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं सिर्फ इतना ही याद रख लो, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा तूफान क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखिएगा एक क्वेश्चन ही। सबसे पहला तो मुझे इस वाल का नाम ही बताओ कौन सा होगा। तो लिखा हुआ ही है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आपको जो इसके पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं ये आपको बताने हैं कि कौन कौन से नाम है ये। तो सीधा जाओ आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या था, देखो एक बार फिर से। ये रहा आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो सबसे पहले इधर क्या लगा हुआ है? पिलर बल्ब लगा हुआ है। अब आपको कंपेयर करना है कि क्या पिलर बल्ब के बारे में पूछा गया है। क्या पिलर बल्ब के बारे में पूछा गया है? तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या पिलर बल्ब के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है? तो सबसे पहला क्या लगा हुआ है? पिलर बल्ब। तो ये जो आपका लगा हुआ है ए, इसे ही हम क्या कहते हैं? पिलर बल्ब कहते हैं, ठीक है। तो ए के लिए हो गया 1। ऑप्शन पर आओ, तो सी और डी तो सीधा गलत हो गए। फिर बी की हम बात करेंगे कि बी क्या है। बी कहता है कि ये, इस ऑप्शन की बात करोगे तो ये कहता है स्ट्रेनर है, ये कहता है डायाफ्रागम, ठीक है। तो ये क्या है? बी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी क्या है? डायाफ्राम। तो बी के लिए क्या हो गया आपका? सेकंड। ए के लिए 1, बी के लिए 2। स्ट्रेनर, ये तो आप देख के समझ रहे होंगे भाई, ये क्या है? ऐसे जाली जाली सी जो बनी हुई है, इस तरह से जो जाली जाली सी बनी हुई है, ये क्या है आपका? सी, यानी कि स्ट्रेनर है। तो सी आपका हो गया स्ट्रेनर।
और डी की अगर बात करोगे तो डी के लिए क्या है 4, यानी कि कैपिलरी ट्यूब। तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। आओ एक बार फिगर पर। बीच में क्या लगी हुई है? डायाफ्रागम। ठीक है, ये क्या है? पिलर बल्ब। उसके ऊपर क्या लगी हुई है? कैपिलरी ट्यूब। और यहां से लिक्विड एंटर करेगा तो उससे पहले क्या लगा होता है? स्ट्रेनर लगा होगा। स्ट्रेनर इसमें नहीं दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा होगा आपका? कहीं स्ट्रेनर लगा हुआ होगा। जैसे कि आप ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में देखोगे, यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है इधर से क्या आ रहा है। ठीक है, इधर से आपका रेफ्रिजरेंट आएगा तो यहाँ पर स्ट्रेनर लगा हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए आपका क्या आंसर होगा? मैनुअल द्वारा, यानी कि मैनुअली। चलिए तो फिर आज के लिए इतने रखेंगे, और ये टॉपिक आपका लगभग जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और अगली क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, इसमें इतना काफी होगा। ठीक है, फिर आज के लिए रखेंगे इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो आप एक बार नोट्स में देख लेना, सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।